नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 13, जिसमें कि 40 प्रश्न दिए रहेंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के बारे में बता दूं, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा आरओ एआरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए क्लास, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछने से अच्छा रहेगा कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो दिया है उसमें सूची 1 में आपको वेदों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उपवेदों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए क्लास, वीडियो को पॉज करिए, सही उत्तर दीजिए। मैं आपको यहाँ पर उत्तर बताती हूँ। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद का उपवेद आपका है आयुर्वेद, ठीक है। तो ए का आपका क्या हो गया, थर्ड। जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद का आपका उपवेद हो गया धनुर्वेद, ठीक है। तो बी का फर्स्ट। जब हम सामवेद की बात करते हैं तो ये आपका हो गया गंधर्व वेद, ठीक है। सी का सेकेंड, तो डी बचा, डी का फोर्थ हो जाएगा अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो 3, 1, 2, 4 आपका सही उत्तर कहां पर दिया गया है, आपका सही उत्तर सी में दिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। यहां पर हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। हमने उपवेदों के बारे में देखा, उनके रचयिता भी देख लेते हैं। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम धन्वंतरी की बात करते हैं। आपने धन्वंतरी पूजा की बात सुनी होगी, जो कि हम क्यों करते हैं, ताकि हम हेल्दी रहें, ठीक है। धनुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो विश्वामित्र, गंधर्ववेद, भरत मुनि, शिल्पवेद, विश्वकर्मा। ये चीज आप याद रखिएगा, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। ऋग्वेद की जब भी हम बात करते हैं तो आप सबको पता है ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में आपसे डिस्कस किया था कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र दिया है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, शिवाजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। यहाँ पे शिवाजी के रीजन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, शिवाजी ने अपने मंत्रिमंडल में वाक्यानिविश की नियुक्ति की थी, जो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। यहां पर लिखा है, शिवाजी अपॉइंटेड वाक्यानिविश इन हिज कैबिनेट हु यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड ट्रीटी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया है, शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। शिवाजी यूज्ड मराठी एज अ लैंग्वेज इन द कोर्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दोनों चीजें दी गई हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, तो सी इज द राइट आंसर। अब यहां पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्लास, जहां से प्रश्न आपके पूरे बन सकते हैं। आप सभी को पता है कि शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान होते थे, ठीक है। वो अष्टप्रधान कौन कौन थे, हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न बनेगा यहां से, पेशवा आपके प्रधानमंत्री होते थे, अमात्य जो होते थे वो राजस्व मंत्री होते थे, सरिये नौबत जो होते थे वो सेनापति होते थे, ठीक है। वाक्यानिविश जो थे वो आपके सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसपे कि हमने एक प्रश्न भी डिस्कस किया है। चिटनिस जो थे वो आपके राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इनका कार्य होता था। पंडित राव जो होते थे वो परमार्थिक दानों के लिए उत्तरदायी होते थे। सुमंत आपके विदेश मंत्री होते थे, न्यायाधीश न्याय विभाग के होते थे। ये आपके अष्टप्रधान हो गए। अब क्लास देखिएगा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क कर देती हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गया है, ठीक है। सुमंत पूछा गया था, जो सुमंत है वो आपके विदेश मंत्री हैं, याद कर लीजिएगा, सुमंत विदेश मंत्री, ठीक है। दूसरा चिटनिस जो है वो आपके राजकीय जो भी पत्र आते थे उनको पढ़ते थे, उनकी भाषाओं का
ट्रांसलेशन करते थे। वाक्यान्विष्ट जो थे वो आपके मैंने अभी बता दिया, ये सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक और ये आप याद रखेंगे, ये सही नौबत जो थे वो आपके सेनापति हुआ करते थे। तो ये चार आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही चार जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है और पास्ट ईयर में आपसे पूछा भी गया है। याद रखिएगा, अष्टप्रधान शिवाजी, उनके जो हमने ऑफिसर्स की बात यहाँ पे कर ली है। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिए क्लास, मैं पूरी कोशिश करती हूं जब भी मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूं तो उससे रिलेटेड जितने और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी डिस्कस कर लूं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बने हैं, दोनों को हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। ठीक है, यहां पे बोला गया है शंकर देव जो है वो किस सेक्ट से रिलेटेड है। पहला शैव संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय, फिर अद्वैत संप्रदाय और फिर द्वैताद्वैत संप्रदाय। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम शंकर देव की बात करते हैं तो हम वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं, वैष्णव सेक्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और संप्रदायों को देख लेते हैं, जैसे श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय आपके रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया था। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार बना है क्लास, कई बार बना है, पीसीएस में भी बना है, आरओ में भी बना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं तो हम माधवाचार्य की बात करते हैं और इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। जब हम रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं, रुद्र विष्णु की हम बात करते हैं, इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और जब हम सनकादि संप्रदाय की बात करते हैं, सिंकादि संप्रदाय की बात करते हैं, तो हम निम्बकाचार्य की बात करते हैं, इन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, यहां पे ऐसे याद रख सकते हैं, जब नींबू में आपके दो बीज होते हैं तो जब भी द्वैताद्वैत की बात होगा तो निम्बकाचार्य की बात होगा। ठीक है, जब भी हम शुद्ध की बात करेंगे तो विष्णु की हम बात करेंगे, शुद्ध द्वैतवाद विष्णु की हम बात करेंगे। जब हम द्वैतवाद की बात करेंगे तो माधवाचार्य की हम बात करेंगे, और जब हम विशिष्ट की बात करेंगे तो हम रामानुजाचार्य की बात करेंगे। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, हमने शंकर देव की बात की, वो आपके किस चीज से रिलेटेड थे, वो आपके वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड थे। ठीक है, ये एक ईश्वरवाद को मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे। इनके संप्रदाय को एक शरण संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी टीचिंग्स मेनली आपको कहां पे मिलती है, असम में। ठीक है, मध्यकालीन असम के महान धार्मिक एवं सामाजिक सुधारक थे ये। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, प्रश्न यहां से बनेंगे जो मैंने डिस्कस कर लिया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर जब मैं एक्सप्लेन करूं कोई पॉइंट रह जाए तो सबसे अच्छी चीज है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत खट से, ताकि आप बाद में भी उसको पॉज करके मतलब पढ़ सकते हो। तो ये सब काम किया करो क्लास। चौथा प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में दीवाने बंदगान, क्या लिखा है, दीवाने बंदगान निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था। इंग्लिश में इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें बोला गया सल्तनत पीरियड में दीवाने बंदगान जो है वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। पहला आपको दिया गया है दान विभाग, फिर दास विभाग, फिर पेंशन विभाग, फिर गुप्तचर विभाग। तो जब भी हम दीवाने बंदगान की बात करेंगे तो वो आपके स्लेव डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, जिसको कि हम दास विभाग कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्लास, यहां पर और भी प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जो व्याख्या दी गई है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम वजीर की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, ये राजस्व विभाग से रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। ठीक है, जब हम मजमुआदार की बात करते हैं तो हम क्या उधार दिए गए धन का हिसाब रखना इनका कार्य होता था। ठीक है, जब हम खजीन की बात करते हैं तो ये कोषाध्यक्ष होते थे। दीवाने खैरात जो थे, दीवाने खैरात में लोग कहते हैं ना, खैरात में चीजें ले जाओ, मतलब दान में चीजें ले जाओ, तो ये दान विभाग से रिलेटेड थे। जब हम सद्र और सुदूर की बात करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे कर लीजिए, जितना स्टार बनाना बना लो। जब हम सद्र और सुदूर की बात करते हैं तो ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, जब हम मुशारिफ ए मुमालिक की बात करते हैं तो ये महालेखा कार्य होता था। ठीक है, आरिज ए मुमालिक जो है वो आपके क्या, ये सैन्य विभाग से रिलेटेड थे। याद रखिएगा क्लास, इन दोनों पॉइंट्स को भी प्लीज, जो मैं बता रही हूं ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया सद्र उस सुदूर जो आपके हैं वो धर्म विभाग और दान विभाग
से रिलेटेड है, ठीक है, उनके प्रमुख हैं। जब हम मुसारिफ ए मुमालिक की बात करते हैं, मुमालिक की तो ये महालेखाकार है, ठीक है। जब हम आरिज ए मुमालिक की बात करते हैं, आरिज ए मुमालिक, तो याद रखिएगा ये आपके सैन्य विभाग से रिलेटेड है। प्रश्न बनता है यहाँ पे, जब हम काजी उल कजात की बात करते हैं तो ये आपके सुल्तान के बाद सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते थे जो कि न्याय देते थे, काजी, ठीक है, काजी उल, याद रखिएगा जो काजी उल कजात है वो आपके सुल्तान के बाद इनकी हाईएस्ट पोजीशन होती थी न्याय देने के लिए, ठीक है। बरीद ए मुबालिक, बरीद जो होते थे ना वो आपके गुप्तचर होते थे, बरीद ऐसे याद रखिए, बरीद गुप्तचर, ठीक है। वकीले दर जो है वो व्यक्तिगत सेवाएं दिया करते थे, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था, कौन, वकीले दर। और दीवाने इस्तिहक जो थे वो आपका पेंशन विभाग से रिलेटेड होते थे। अब देखिए क्लास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, इसको तो जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगी, हम विभाग की बात कर लेते हैं और हम उसको बनाने वाले सुल्तान की बात कर लेते हैं। प्रश्न यहां से भी बनता है, तो जब भी हम दीवाने मुस्तखराज की बात करते हैं तो ये एक वित्त विभाग था और इसका निर्माण किसने किया था, इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पूछता है प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, विभाग के नाम दिए रहे हो और किस विभाग से ये रिलेटेड था, मैच द कॉलम के फॉर्म में, या फिर इस विभाग की स्थापना किसने की थी, स्टैब्लिशमेंट किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। जब हम दीवाने कोही की बात करते हैं, ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कृषि विभाग था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था। जब हम दीवाने अर्ज की बात करते हैं तो ये आपका एक सैन्य विभाग था जिसको कि बलबन ने बनाया था, ठीक है। जब हम दीवाने बंदगान की बात करते हैं जो कि स्लेव डिपार्टमेंट था आपका, इसको किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। जब हम दीवाने इस्तिहक की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, पेंशन वाला है, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने। और जब हम दीवाने खैरात की बात करते हैं तो ये आपका कौन है, इससे रिलेटेड फिरोज शाह तुगलक ही है, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया भी था, देख लीजिए, दीवाने इस्तिहक, ठीक है, पेंशन विभाग। हो गई इतनी चीजें क्लियर। यहाँ पे 2 चीजों से स्क्रीनशॉट जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जगह अवेलेबल करा दिया गया है और प्रश्न यहां से पेपर में बनते ही बनते हैं जब रिपीट होते हैं तो। अब ये देखिए पांचवा प्रश्न तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है, तो मैं आपसे कहूंगी आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को आराम से पढ़िए और मैं अभी उत्तर देती हूं तो आप देखिएगा आंसर सही है कि नहीं। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, टेंशन मत लो किसी भी चीज का। यहाँ पे कथन दिया गया है, एजर्शन दिया गया है, रीजन दिए गए हैं, कारण दिए गए और पूछा गया है क्या सही है आपको ऑप्शन में। तो गुप्तरोत्तर काल की बात की गई है, मतलब आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात की गई है और बोला गया है गुप्तरोत्तर काल में जजमानी प्रथा प्रचलित थी जिसमें ग्राम के कारीगर कृषक परिवारों को फसल के हिस्से के बदले अपने उत्पादों की पारंपरिक रूप से नियमित मात्राओं की पूर्ति करते थे। और इसका रीजन क्या दिया गया है, जो जजमानी प्रथा है वो जोतदारों तथा बटाईदारों की एक प्रथा थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो रीजन दिया गया है ना वो आपका गलत है, ठीक है। एजर्शन जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन है वो एकदम सही है, ये एक एक्सचेंज मीडियम था, ये एकदम सही चीज इसमें लिखी गई है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी। कथन ए सही है किंतु कारण गलत है, ठीक है। अब हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो आपकी जजमानी प्रथा थी ना, ये एक गांव में, जो भारतीय गांव उस समय पाए जाते थे, वहां पे एक बहुत ही प्रिवलेंट प्रैक्टिस थी जहां पर विभिन्न जातियों के मध्य श्रम विभाजन पर आधारित था। ये देखिए यहाँ पे आर्थिक प्रणाली से जो विभिन्न जातियों के मध्य श्रम विभाजन पर आधारित था, तो वहीं पे अगर ये स्टेटमेंट दे दिया गया होता कि श्रम विभाजन पर आधारित था जजमानी प्रथा, तो वो स्टेटमेंट आपका सही होता। समझ में आ रहा है। इसमें किसी कार्य के बदले अनाज एवं अन्य सामान प्राप्त किया जाता था। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्लास आर्थिक प्रणाली थी। क्यों आर्थिक प्रणाली थी, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, एक गुड के बदले दूसरा गुड, एक गुड के बदले दूसरा गुड। देखा होगा आपने स्टेटमेंट 1, उसमें लिखा था जो कृषक हैं आपके, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जगह दूसरे प्रोडक्ट्स को ले रहे थे, यही चीज तो लिखा है, दूसरे प्रोडक्ट्स को। चलिए इतना हो गया, अगला हम देखते हैं।
छठवां प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, रैयतवाड़ी प्रथा कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई थी। दूसरा, राजा राम मोहन रॉय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। आखिरी है, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है। मैं आपको सही उत्तर बताती हूं। देखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं दिया गया था, ये आपका गलत है। ठीक है, हम रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करेंगे तो ये थॉमस मुनरो, इसका नाम आप याद रखेंगे, थॉमस मुनरो का। ठीक है, जब हम कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त की इन्होंने बात की थी, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने दिया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, मैं एस लिख देती हूं। फिर जब हम राजा राम मोहन वॉज एन एडवोकेट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यस ये स्टेटमेंट सही है, राजा राम मोहन रॉय वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। आखिरी दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय अब्दुल कलाम आजाद, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ओनली 2 और 3। समझ में आ गया, पहला क्यों गलत है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर व्याख्या दी गई है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने आपको व्याख्या बता दी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। यहां पे बोला गया है जो कांग्रेस का सेशन था जिसमें कि जो आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उसको गाया गया था, उसको प्रिसाइड किसने किया था, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय हुम। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सी शंकरन नायर द्वारा, दूसरा आपको दिया गया है रहमतुल्लाह सयानी द्वारा, तीसरा दिया गया आनंद मोहन दास द्वारा और आखिरी दिया गया है रमेश चंद्र दत्त द्वारा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सही उत्तर है आपका रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी ने कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था जिसमें कि आपका वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था। ठीक है, यहां पर आप देख भी लीजिए इसकी व्याख्या। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा है। आप सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा है। अगर नेशनल एंथम की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको लिखा है। ठीक है, और इसको लिया कहां गया है, आनंद मठ से। तो प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि आनंद मठ जो है वो किसकी रचना है, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का गौरव प्रदान किया। ये डेट आपसे पेपर में पूछ ली जाती है तो प्लीज क्लास याद रखिएगा आप। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का गौरव प्रदान किया गया था और इसे कांग्रेस के 1896 के सेशन में कोलकाता में इसे पहली बार गाया गया था और उसकी अध्यक्षता आपके रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब यहां पर हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कांग्रेस के स्टार्टिंग के सेशन आप याद कर सकते हैं बकमई से। यहां पे मैं लिख दूं, यहां पर आपको दिखेगा ना, किससे, बकमई से। बकमई कैसे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले बंगाल में हुआ है, फिर कहां हुआ है, कोलकाता में, फिर मद्रास में और फिर इलाहाबाद में। तो ये 4 सेशन आप इधर से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद वाले सेशन को याद करने के लिए आप याद रखेंगे बकनई। बकनई मतलब यहां पे फिर बंगाल, कोलकाता, फिर नागपुर, फिर इलाहाबाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्टिंग के सेशंस आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट सेशंस को ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखिए, पहला सेशन आपका कांग्रेस का कब हुआ था, 1885 में। कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी, जिनको कि हम उमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा सेशन यहां पे दिया गया है जो कि 1887 में हुआ था। कहां पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। इसको किसने प्रिसाइड किया था, बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। और मैंने आपको बताया था कि बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फिर देखिए चौथा 1888 में, ये कहां हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इसको किसने प्रिसाइड किया था,
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी, और ये आपके पहले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम यहाँ पे क्यों आपने 1886 छोड़ दिया, तो मैं आपको बता दूं 1886 जो है वो कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ है, और उसको किसने प्रिसाइड किया है? दादा भाई नौरोजी ने, जिसको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी भी दी थी। सारे फैक्ट्स ना याद करते हुए चलो, रटते हुए चलो, तभी पढ़ने में मजा आएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 1906 सेशन की बात की गई है, जिसको कि कोलकाता में जो हुआ था, और इसको भी किसने प्रिसाइड किया था? दादा भाई नौरोजी ने, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया गया था। 1906 के पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उसी के चलते फिर हमने पहली बार स्वराज टर्म का यूज किया। ठीक है, मैंने शायद गलती से स्वदेशी नहीं स्वराज याद रखिएगा। ठीक है, स्वराज टर्म का। अब 23वां जो है वो 1907 में, ये आपका सूरत में हुआ था। इसको किसने प्रिसाइड किया था? रासबिहारी बोस ने। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बता दूं यहां पे आपका ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन था। कैसा विभाजन था? प्रथम विभाजन था। क्यों? क्योंकि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें आपके गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं, सूरत स्प्लिट। फिर 1911 कोलकाता में हुआ था। इसे बिशन नारायण धर ने इसको प्रिसाइड किया था, और यहां पर पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था, जो कि जनगण मन है आपका, लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1911 में आपका दिल्ली दरबार भी हुआ था। ठीक है, जॉर्ज पंचम वाला। फिर देखिए 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट ने, प्रश्न पूछता है पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? तो आप याद रखेंगे एनी बेसेंट। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, तो आप क्या याद रखेंगे? सरोजनी नायडू। ठीक है, 1925 में उन्होंने प्रिसाइड किया था। यहां पे दिया भी होगा, कहां पर? कानपुर में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज 1924 वाली, प्रश्न पूछता है आपसे महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को प्रिसाइड किया था? बेलगांव सेशन को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। कब किया था? 1924 में। यही एकमात्र सेशन है जिसको कि महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां से याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी सेशन को प्रिसाइड नहीं किया था। यह भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहां पर 1927 की जब हम बात करते हैं तो ये मद्रास में इसका सेशन हुआ था। एम.ए. अंसारी ने इसको प्रिसाइड किया था, और यहां पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। ठीक है, 1924 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि कहां पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, जिसको कि प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हमको अब पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, रावी नदी के तट पर झंडा फहलाया गया, बोला गया आज से हमारी मांग है पूर्ण स्वराज की। ठीक है, ये 1929 है। इसी के पहले आपकी नेहरू रिपोर्ट आई है, ये भी याद रखिएगा, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इसके जस्ट पहले के इवेंट्स हैं। 1937 में फैजपुर में हुआ था, जिसको कि किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और मैं आपको बता दूं फैजपुर वाला जो सेशन था, ये पहला ऐसा सेशन था जो कि किसी विलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेल्ड कराया गया था। ठीक है, फैजपुर सेशन। फिर उसके बाद 1946 मेरठ में, इसको किसने किया था? जे.बी. कृपलानी ने किया था। और उस समय आज भारत को आजादी मिल रही थी, तो आजादी के समय का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अगर प्रश्न पूछे तो जे.बी. कृपलानी। इतने फैक्ट्स हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए क्लास। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, प्रश्न बनेगा आईएनसी से तो यहीं से बनेगा। हम 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन का संबंध प्रमुख रूप से मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था। ठीक है, दूसरा है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। तीसरा है महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी उपनाम से जाने जाते हैं। और आखिरी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था।
अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। पॉज करने के बाद पूरे स्टेटमेंट पढ़ो, जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ो। मैं आपको सही उत्तर बताने जा रही हूं। देखिए पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है, तारकेश्वर मूवमेंट, वो बंगाल में ही हुआ था, 1924 में ही हुआ था और ये करप्शन से रिलेटेड था। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है, डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो ये 1946 में आया था और इसको लीड किसने किया था? इसको सर पैट्रिक लॉरेंस ने ही इसको लीड किया था, लेड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर की बात करते हैं, जिनका की नाम है गोपाल हरि देशमुख, इनको हम लोकहितवादी कहते हैं, ठीक है। ये भी एकदम सही है, ये 3 स्टेटमेंट एकदम सही है। अब हम आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं और नॉट करेक्ट ही पूछा गया है। इसमें दिया गया है जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस लिए त्यागी थी? जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट नहीं, जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था। तो डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है क्लास। चलिए, और जलियांवाला बाग आपका कब हुआ था? 1919 में हुआ था ना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर मजाक उड़ाया था? ठीक है, किसने मजाक उड़ाया था? ये क्या कि जो कांग्रेस है वो खाली रिप्रेजेंट करती है माइनॉरिटी को, ठीक है, माइनॉरिटी पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है। पहला आपको दिया गया लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड रीडिंग, फिर लॉर्ड डफरिन और आखिरी दिया गया है लॉर्ड इरविन। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, सही उत्तर क्या है आपका? सी है। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। लॉर्ड डफरिन ने ये स्टेटमेंट दिया था। और प्रश्न बनता है 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी फॉर्म हुई है तो हु वाज द फाउंडर? फाउंडर का नाम पूछे तो आप याद रखिएगा एओ ह्यूम, ठीक है। हम कब की बात कर रहे हैं? 1885 की बात कर रहे हैं क्लास। फाउंडर एओ ह्यूम है, ठीक है। आपके पहले प्रेसिडेंट अभी हमने डिस्कस किया कौन है? WC बनर्जी है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूं ताकि समय बचे। फिर तीसरी चीज कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था और उस समय वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। डफर था तभी कांग्रेस को फॉर्म होने दिया, ऐसे याद कर लीजिएगा, सी, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन भीम का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। यहां पे बोला गया है भारत इंटरफेस फॉर मनी किस ईयर में लॉन्च किया गया था? पहला आपको दिया गया है 2015, फिर 16, 17, 18। बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं और यहां पे सही उत्तर आपका क्या है? 2016। बी इज द सही राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई वाला स्थान मैरियाना गर्त किस महासागर का हिस्सा है? बोला गया है द मैक्सिमम डेप्थ जो कि पृथ्वी पर पाई जाती है, जिसको कि हम मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, इसको ट्रेंच कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा ट्रेंच आपको दिया रहेगा। मैरियाना ट्रेंच वो कहां पाया जाता है? पहला प्रशांत महासागर, जिसको कि हम पैसिफिक ओशन बोलते हैं। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा आपको दिया गया है पूर्वी हिंद महासागर, मतलब इंडियन ओशन की बात की गई है। और आखिरी दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में आपका पाया जाता है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्लास, ये जो ब्लॉक दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, पीवाईक्यूज में यहां से प्रश्न बने हैं जहां पे आपको गर्त दिए गए हैं, ट्रेंच के नाम दिए गए हैं, ठीक है। गहराई आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहां पे पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। जब हम टोंगा ट्रेंच की बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में मिलता है, ठीक है। मिटनाओ की ये आपका प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। सूंडा आपका जावा द्वीप जो कि किसका हिस्सा है? हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर, इंडियन ओशन की बात की जा रही है, ठीक है। प्यूरिटो रिको जो है वो आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। फिर रोमसे जो है वो आपका पूर्वी हिंद महासागर, जावा द्वीप के पास मिलता है आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी तरीके से याद रखना। याद रखना मैरियाना ट्रेंच तो कई बार पूछा गया है, सुंडा ट्रेंच के बारे में भी पूछा गया है, तो ये आप एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा सुंडा ट्रेंच कहां पर है? पूर्वी हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है? जो पंपास ग्रासलैंड है वो कहां पर मिलती है, ये प्रश्न पूछा गया, किस कंट्री में? ठीक है, चिली में, न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में या फिर इक्वाडोर में? तो पंपास जो है वो आपका अर्जेंटीना में मिलता है। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब यहां पर देख लीजिए क्लास, घास के मैदानों के नाम दिए गए हैं और कहां पर इनका विस्तार है उसका सामने आपको, उसके सामने आपको दिया गया है। ठीक है, जब हम पूछताछ की बात करते हैं तो हंगरी क्लास बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीसीएस में, आरओ में, यूपी ट्रिपल एससी में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो पूछताछ हंगरी, ठीक है, लानोस आपका कहां पर है? वेनेजुला। ठीक है, सेराडो ब्राजील, कंपोज ब्राजील, सवाना पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, और सवाना आपका कहां विस्तृत है, मैं मतलब विस्तार कहां है? केन्या में, वेनेजुला में, कोलंबिया में, ब्राजील में, तंजानिया में। जब हम स्टेपीज की बात करते हैं तो ये आपका यूरेशिया में पाया जाता है। ठीक है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पेरिस उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जो वेल्ड है वो आपका दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, पेरिस आपका उत्तरी अमेरिका है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया है, पेम्पास अर्जेंटीना, सेल्वास अमेज़न बेसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। इसीलिए जानते हैं क्लास, मेरा एक पर्पस और होता है कि मैं आपको पहले से ही नोट्स इसमें जैसे लिखा हुआ लेके आऊं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एक चीज लिखूंगी ना तो आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपका समय फालतू में बर्बाद ना हो। इसीलिए मैं सारे प्रश्नों को हिंदी इंग्लिश में पढ़ती भी नहीं हूँ। ठीक है, तो जब भी आप पढ़िएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको प्लीज याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। कई बार पूछा गया है डाउन जो है वो आपके ग्रासलैंड कहां पाए जाते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पाई जाती है बता दीजिए मुझे। म्यूरे और डार्लिंग रिवर्स कहां पाई जाती हैं? सब ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। सब याद रखिएगा, प्रश्न हर जगह से मतलब प्रश्न यहां से बनता है, इसीलिए मैं आपको सब रिवाइज करा रही हूं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे कंट्री दिया गया है, उनका कैपिटल दिया गया है। पहला आपको स्पेन दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं स्पेन का कैपिटल आपका क्या है? मैड्रिड है। तो ए का थर्ड हो जाएगा। यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया गया। ठीक है, बी का जब हम लिथुआनिया की बात करते हैं तो इसका आपका क्या है? इसका आपका है कैपिटल विल्नुइस। ठीक है, तो बी का सेकंड हो गया। फिर उसके बाद फिनलैंड की जब हम बात करते हैं तो फिनलैंड का आपका क्या हो गया? हेलसिंकी, तो सी का फोर्थ, और कनाडा की ओटावा। देखिए मैच हो गया ना, डी का 1। कभी कभी ना जब मैथ द कॉलम के प्रश्न आते हैं तो उसमें अगर आपको 1-2 ऑप्शन भी पता हो तो आप सही आंसर पे आ जाते हो। तो दिस वाज द इजी क्वेश्चन। ठीक है, मैं कह सकती हूं। चलिए 14 प्रश्न देखिए, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है लेकिन अब इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो भी बच्चा इसका सही उत्तर देगा ना उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है कहा जाएगा। यहां पे लिखा है निम्नलिखित टिप्पणी का संबंध किस पठार से है? इस पठार का निर्माण यूकन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये यूकन दिया गया है आपका, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है। यहाँ पे क्या बोला गया? ये जो प्लेटू है ना वो आपका फॉर्म होता है यूकन और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा। ठीक है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। ठीक है, कनाडा की ओर यहाँ पे क्या लिखा? इट्स हाइट इज अबाउट 900 मीटर टुवर्ड्स कनाडा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है मैं आपको बता दूं, अलास्का। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज याद रखनी थी, 2 हिंट्स आपको दिए गए थे। एक यूकन की बात किया गया था, उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की गई थी, और जो कनाडा की तरफ इसकी ऊंचाई थी। अगर इतना भी आप दिमाग लगाते तो आपको मैप थोड़ा सा भी आता है तो आप यहाँ पे सही उत्तर मार्क कर सकते थे, अलास्का को। ठीक है, चलिए क्लास यहाँ पर हम कुछ और प्लेट्यूज को देख लेते हैं थोड़ा सा, जो प्रश्न के जो पेपर्स के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पेंटागोनिया, ठीक है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इधर पेंटागोनिया, ये आपका किसका पार्ट है? कहां पे ये प्लेटू पाया जाता है? साउथ
अमेरिका में, ठीक है। कोलोराडो, मैक्सिकन, कोलंबिया स्नेक, ये सब नॉर्थ अमेरिका। याद रखिएगा क्लास, प्रश्न बनते हैं। जब माटो ग्रासो की बात करते हैं, ये भी कहां पे मिलता है आपको, साउथ अमेरिका में, ठीक है। यहां पर देखिए तिब्बतियन प्लेटू के बारे में आपने सुना ही होगा, भारत में है तो तिब्बतियन प्लेटू आपको पता ही है। किम्बरले, किम्बरले प्लेटू बोला जाता है, तो किम्बरले प्लेटू आपका कहां मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। जो भी चीजें मैंने अंडरलाइन किया है इसको मत भूलिएगा। एक आपका ये कटांग प्लेटू भी पूछता है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटलीस्ट आपको पेंटागोनिया, ठीक है, फिर आपको कटांग, ठीक है, और किम्बरले, ये तीन तो जरूर पता होना चाहिए, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अगला देखिए प्रश्न, 15वां प्रश्न। प्रश्न में दो वक्तव्य ए तथा कारण दिए गए हैं, ठीक है। एजर्शन और रीजन बेस्ड है, कथन और कारण बेस्ड ये प्रश्न है। दिया गया हिमालय नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। हिमालयंस आर द यंग फोल्डेड माउंटेन। दूसरा आपको दिया गया इसका निर्माण वलन नामक भूभृक प्रक्रिया के तहत हुआ है। इट इज फॉर्म्ड अंडर अ जियोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड फोल्डिंग, ठीक है। देखिए आपको लग भी रहा होगा ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है, इंग्लिश वाले तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर उनको पता है जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन है और ये फॉर्म कैसे हुआ है, थ्रू अ प्रोसेस विच इज नोन एज फोल्डिंग, ठीक है। तो ये सही दिया गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। तो यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड द रीजंस आर द करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, ये एकदम सही है। अब यहां पर देखिए क्लास, एक मिनट, ये फिगर देखिए, इस फिगर को आप लोग देखिए, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैंने ये फिगर लेके आया है। ये आपकी जो दो प्लेट्स हैं इधर, हाँ, अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा क्लास, यहां पर, ठीक है, किस तरीके से एक तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और इनके फोल्ड होने की वजह से इस तरीके से ऐसे दोनों प्लेट्स ऐसे आ रही हैं, ऐसे एक दूसरे से टकरा रही हैं और ये अंदर की तरफ घुस रही हैं और आपका इधर हिमालय जो है वो फॉर्म होता जा रहा है इन दोनों प्लेट्स के ऐसे, इस तरीके से। फिगर आप देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इसके लिए फिगर लेके आया। ये एरो देखिएगा, ठीक है, एरो को देखिए ध्यान से आप लोग, तब आपको हिमालय का फॉर्मेशन समझ में आएगा। देखिए इधर, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ना, दिन प्रतिदिन जो हिमालय है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है समय के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्लेट्स जैसे जैसे और नीचे जा रही हैं, हिमालय आपका और ऊंचा होता जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपको मैंने ये चीज बता दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, यहां पे 16वां प्रश्न देखिए, दिया गया है जामुनिया और बराकर किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। Whose tributaries are जामुनिया एंड बराकर, ब्रह्मपुत्र की, इंडस की, दामोदर की या फिर लोहित की। तो मैं आपको बता दूं जामुनिया और जो बराकर हैं वो आपके दामोदर की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो सी है वो सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, जो दामोदर नदी है वो गंगा नदी का ही एक तंत्र है, ठीक है। ये मेनली आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हैं, ठीक है, या झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं और हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व या उसमें मिल जाती है, ठीक है। इतनी चीज बस याद रखिएगा आप, मैंने जो आपको बताया। अगर दामोदर रिवर की बात होगी तो हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लिया, बराकर और जामुनिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ये मेनली दो स्टेट में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू से ये निकलती है और वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर हुगली नदी से मिलने के बाद ये आपकी हुगली नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। इस कोनार, जामुनिया और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अभी हम खाली दामोदर रिवर को डिस्कस करते हैं, और रिवर्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको यहां से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बच्चे शिकायत करने लगेंगे। अब और इसके बाद वाली क्लास में हम ऐसे ऐसे करके एक एक रिवर्स और डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखिए यहां पर 17 क्वेश्चन को देखिए, उल्कापात, वाव, बर्फ, पानी, तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। देखिए क्लास, इस प्रश्न के उत्तर को देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं छोड़ ना दें।
आप देखते होंगे एक चीज, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर करते होंगे, भले हम 40 प्रश्नों को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन इन 40 प्रश्नों के साथ हम कई और महत्वपूर्ण तत्वों को भी डिस्कस करते हुए चलते हैं, जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं या फिर जिनकी संभावना है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। इन 40 प्रश्नों के साथ हम बहुत से फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी क्लास की जो वैल्यू है ना वो बढ़ा देता है। ठीक है, अभी तक हमने 12 पेपर लगाए। ठीक है, 12 पेपर में हर पेपर में हमने 40-40 प्रश्नों को डिस्कस किया। आज 13th है, फिर हम 40 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से जब तक आपकी आरओ की परीक्षा होगी तब तक हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे, और हर क्वेश्चन पेपर में हमने हर सब्जेक्ट से प्रश्नों को उठाया है। ठीक है, और हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे किसी भी चीज की, बस आप इन टेस्ट को देखिए। जिन चीजों को मैं कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, लिख लो, उसको करो। ठीक है, आपको खुद समझ में आएगा कि ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं 1 घंटे में या 1.5 घंटे में सारी चीजें कवर अप कर लूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करूं। मैं सच बता रही हूं, मैं ये जो चीजें बोल रही हूं ना, इसको बोलते समय भी मुझे लग रहा है कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे, मैम जल्दी से प्रश्न का उत्तर बताओ। मुझे नहीं मन कर रहा है बोलने का, लेकिन मैं बोल बस इसलिए रही हूं क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक इंटरेक्शन स्टैब्लिश हो सके। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछा करो। किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस टॉपिक से एक रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगी और वो टॉपिक आपका क्लियर करा दूंगी। लेकिन सारा जो भी बात करो ना वो पढ़ाई से रिलेटेड ही हो। ठीक है, और इधर उधर की बातें मत करना। यहां पर बोला गया है नेचुरल डिजास्टर की, और मैं आपकी किसकी बात की गई है, उल्कापात की बात की गई है, बर्फानी की, ब्लिजार्ड की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपका किस चीज से रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल से। ठीक है, वायुमंडल से। अब यहां पर आप देखिए ए उसका सही उत्तर था। जब भी हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं, नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, तो उसको मुख्यतः हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, भौमिक, ठीक है, जियोलॉजिकल, जलीय जो कि आपके जल से रिलेटेड है, एक्वेटिक, और जैविक जो कि बायोटिक हो गया। अब यहां पे आप इसको पढ़िएगा, बर्फीला तूफान, ठीक है, लू, शीतलहर, ठीक है, उल्कापात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, टॉर्नेडो, ये सब किस चीज से रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल से रिलेटेड है डिजास्टर। भूकंप, हिमपात, ठीक है, अवतलन, ये सब किससे रिलेटेड है, भौमिक। फिर जब हम जलीय की बात करते हैं तो हम बाढ़ की बात करते हैं, हम सुनामी की बात करते हैं। ठीक है, जब हम जैविक की बात करते हैं तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जो डिजीजेस होती है वो आपके जैविक का हिस्सा है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, 18 प्रश्न। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। एक तरफ आपको पर्यटन स्थल दिए गए हैं, दूसरा आपको राज्य दिया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए क्लास इसको। यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, चक्राता, ठीक है, चक्राता आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। ए का क्या हो गया, 3rd हो गया। ठीक है, हफलांग कहां पर है आपका, हफलांग असम में है, तो बी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर आपका है कलिम्पोंग आपका कहां पर है, ये आपका है पश्चिम बंगाल में, तो सी का 2nd हो गया। और कुफरी जो है वो कहां पर है आपका बचा, हिमाचल प्रदेश में, डी का 4th हो गया। तो यहां पर 3124 आप ऑप्शन सी में दिया गया है, जो सी है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, पर्यटन स्थल और राज्यों के नाम दिए गए थे। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। अगर आपने पहली बार ये प्रश्न देखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 19वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह एनोर है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कंप्यूटराइज्ड एंड कॉर्पोरेट पोर्ट ऑफ द कंट्री जो है वो आपका एनोर है। दूसरा दिया गया है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ठीक है, द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री इज विशाखापट्टनम। और आखिरी दिया गया है, देश का सबसे पुराना व कृत्रिम बंदरगाह
मुंबई। द ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, मुंबई। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, कौन कौन से स्टेटमेंट आपकी सही हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम मुंबई पोर्ट की बात करते हैं ना, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है। मुंबई पोर्ट आपका एक नेचुरल पोर्ट है, ठीक है, इसको बिल्ड नहीं किया गया है, ये आपका एक नेचुरल पोर्ट है। तो थर्ड तो आपका गलत हो गया, थर्ड को एलिमिनेट करो, ये और 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए यहां पर लिखा गया है मुंबई, जो कि पश्चिम समुद्री तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, प्राकृतिक, और इसके कारोबार में पेट्रोलियम उत्पाद व सूक्ष्म माल प्रमुख है। ये याद रखिएगा, प्राकृतिक है ये। चलिए अगला हम देखते हैं। अच्छा, पोर्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which of the following statement is incorrect? पहला दिया गया है चाल अदिश व वेग सदिश राशि है। स्पीड इज द स्केलर एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा दिया गया किसी समय में निर्दिष्ट दिशा में चली गई हुई दूरी विस्थापन कहलाती है। द डिस्टेंस मूव्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तीसरा दिया गया गैस के अणुओं की गति अनियमित होती है। द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इररेगुलर। और आखिरी आपका दिया गया चाल बदलने पर वेग नियत रह सकता है, ठीक है। द वेलोसिटी में रिमेन कांस्टेंट बाय चेंजिंग द स्पीड। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपका इनकरेक्ट बोला गया है, तो जो स्पीड है वो सही बात है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये एकदम सही है। डिस्टेंस मूव्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस मूव्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये भी एकदम सही है, ठीक है। मोशन ऑफ अ गैस इज मॉलिक्यूल इज इररेगुलर। आप देखते हैं जब भी हम डायग्राम बनाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का, तो कभी हम इनको इधर भगाते हैं, इधर भगाते हैं, ऐसे से एरो बनता है ना, इररेगुलर मोशन होता है, ये भी सही है। डी जो है वो आपका गलत है। वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं होगा, चाल बदलने पर वेग नियमित नहीं रह सकता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कैलोमल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैलोमल की बात की गई है। जिंक सल्फेट, ठीक है, मरकरी क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या CaCl3। तो यहां पर जब भी हम कैलोमल की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, यहां पर देखिए क्लास ध्यान से, भागी जा रही है स्लाइड भी आपकी, ये आपका है मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए यहां पर जो कैलोमल है वो मर्क्यूरस क्लोराइड है, वह इसका प्रचलित नाम है, इसका रासायनिक सूत्र आपका Hg2Cl2 है, ठीक है। Hg आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं बताइए, मरकरी रिप्रेजेंट करता है ना, मरकरी, और Cl क्या है, क्लोराइड है, तो इसका नाम क्या है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। जब हम जिंक सल्फेट की बात करते हैं तो हम इसको सफेद कशिश कहते हैं, या फिर हम उजला व्हाइट होता कहते हैं, व्हाइट होता, ठीक है। जब हम कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं इसको हम जिप्सम कहते हैं। पेपर में प्रश्न में पूछा गया है आपसा जिप्सम का केमिकल नेम क्या है, तो आप याद रखेंगे CaSO4.2H2O, ठीक है। इसमें मेनली ये पूछा गया था कि जिप्सम में आपका कैल्शियम प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे Ca कैल्शियम, फिर CCl3NO2, ये आपका क्लोरो एसिटोफिनॉन है, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, अश्रु गैस के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्लास, ठीक है। ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं, इसलिए मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे 22वां प्रश्न देखिए, आदर्श गैस के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोला गया है, नहीं है। अब यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इंग्लिश भी। अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी थियरी ऑफ द आइडियल गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया, गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ व सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस आर द सेम सॉलिड एंड द फाइन स्फेरिकल पार्टिकल्स। दूसरा आपको दिया गया है, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। देखिए गैस मॉलिक्यूल्स की वजह में ना आकर्षण बल नहीं होगा। आप खुद सोचिए, जो गैस के, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स में
जो गैस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इररेगुलर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। अगर इनके बीच में आकर्षण फोर्स होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे, और ये प्रॉपर्टी तो सॉलिड में होती है ना। इसी वजह से हम कहते हैं गैस को किसी में भी डालो तो वो उसका शेप आपका ले लेती है, ठीक है। अगर आपने उसको एक बॉटल में डाला तो बॉटल में गैस आपकी इस शेप में हो जाएगी, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो मैंने सही उत्तर तो आपको बता दिया, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, बी होगा। लेकिन हम और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, सही उत्तर बी होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेज एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एकदम सही है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी सही है। प्लीज आप क्या करिए, आप इस वाले स्लाइड को पॉज करिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया। आप जानते हैं क्या होता है, टीचर्स को भी समझ में आ जाता है कि बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे, तो आप क्या करिएगा, इसको पढ़िएगा और जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई है इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है ना। चलिए अगला देखिए आप, हम 23वां प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पॉलीसेक्राइड शर्करा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड शुगर? पहला ऑप्शन आपको स्टार्च दिया गया है, फिर आपको ग्लूकोज दिया गया है, सेलुलोज दिया गया है, फिर आपको ग्लाइकोजन दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सब आपके मोनोसेक्राइड शुगर होते हैं और ये मेनली आपके फ्रूट्स और शहद में पाए जाते हैं, मीठे फल में पाए जाते हैं, फ्रक्टोज की जब हम बात करते हैं। तो देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये जो तीन है ना, ये तीन आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं। याद रखिएगा, पूछता है, यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अगला हम देखें तो यहां पर आपका डाइसेक्राइड दिया गया है। जो डाइसेक्राइड शुगर होते हैं, जो डाइसेक्राइड शर्करा होता है, वो आपका दो मोनोसेक्राइड शुगर से मिलकर बनते हैं। यहां पर आपका एग्जाम्पल हो जाता है सुक्रोज और माल्टोज। यहां पे मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख दूं, ये माल्टोज है और क्या है आपका सुक्रोज, ठीक है। तो एसएम आप याद रखिएगा, एसएम आपका डाइसेक्राइड शुगर है और जो पॉलीसेक्राइड शुगर है वो दो से अधिक मोनोसेक्राइड शुगर से मिलकर बनते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका है ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज। तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन, स्टार्च और जो सेलुलोज है वो आपके पॉलीसेक्राइड शुगर है, ठीक है। तो चलिए क्लास अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24वां प्रश्न देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आरबीसी की बात की गई है, मेनली यहां पे आरबीसी की बात की गई है और पूछा गया है आरबीसी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला आपका दिया गया है, कुछ अपवादों को छोड़ते हुए आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शन। दूसरा आपको दिया गया है, इनकी जीवन अवधि लगभग 120 दिन की होती है, देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज। थर्ड आपको दिया गया, इनका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। और आखिरी दिया गया है, इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड द ल्यूकोसाइट। तो मैं आपको बता दूं, जो डी स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। ल्यूकोसाइट हम लोग डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, ना कि आरबीसी को, ये चीज याद रखिएगा। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अच्छा, आरबीसी को हम क्या कहते हैं? एथ्रासाइड, ये भी याद रखिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइड, आरबीसी एथ्रासाइड, याद रखिएगा। अब 25वां प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न हमने डिस्कस भी किया है इसके पहले वाले पेपर में शायद। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? द ब्लड वेसल कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। मतलब हार्ट से, आपका हृदय से ब्लड दूसरे पार्ट में जा रहा है बॉडी के, और ये कौन ले जाता है? ये आपके आर्टरीज ले जाती हैं। ए जो है वो आपका सही है, ठीक है। जो वेन्स है वो क्या करती हैं? वेन्स ब्लड से हार्ट में, वेन्स जो है वो बॉडी से हार्ट में ब्लड को ले जाती हैं। समझ में आ रहा है? वेन्स, नसें क्या करती हैं? पूरे शरीर में नसें होती हैं, इससे आपका ब्लड, तो ये ब्लड को बॉडी से हार्ट,
और हार्ट से बॉडी आर्टरीज, ये याद रखिएगा। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पे देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले ही बताया था, मुख्य धमनी महाधमनी है। महाधमनी का नाम याद रखिएगा जिसको कि हम अरोटा कहते हैं। ये आपके मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, बाएं से जुड़ी हुई होती हैं। अब 26वां प्रश्न देखिए क्लास, व्याख्या थोड़ा आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। मैं सारी व्याख्या पूरी पढ़ूंगी तो बहुत समय लगेगा ना, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आवृत्त बीजी पौधे, ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात की गई है, का प्रजनन अंग है। एंजियोस्पर्म इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, स्टेम, लीफ या फिर रूट। तो मैं आपको बता दूं फ्लावर। ए जो है वो आपका सही उत्तर है 26वें का, ठीक है। अब देखिए हम एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं, जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म हम किसको कहते हैं, जिसमें जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं, ठीक है। ऐसे आवृत्त बीजी, इसे हम आवृत्त बीजी पौधे कहते हैं, ठीक है। इनमें जो प्रजनन क्रिया होती है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वो अंग पुष्प में होता है। पुष्प जो फ्लावर होते हैं उसमें प्रजनन क्रिया होती है, और यहीं से आपका प्रश्न भी बना था जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बीजी जो होते हैं उसमें खाली एक बीज होता है। इसके एग्जाम्पल आपके लहसुन हो गया, प्याज हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, बाजरा, गन्ना और घास हो गया, ठीक है। द्विबीजी समझ में आ रहा होगा, जिसमें कि 2 बीज होते हैं, ठीक है। 2 बीज में आपका सरसों, कपास, भिंडी, गुड़हल, मूली आदि होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, स्कॉटलैंड में कौन सा शैवाल तंबाकू की भांति खाया जाता है, ठीक है। विच एल्गीज आर ईटन एज अ टोबैको इन स्कॉटलैंड। तो यहां पर आपका पहला दिया गया है अम्बलिकस, फिर आपका दिया गया है सारगासम, फिर एलिजन, फिर आपको दिया गया है रेडोमेरिया पल्मेटा। तो यहां पे सही जो उत्तर है वो है रेडोमेरिया पल्मेटा, ठीक है। डी जो है वो आपका सही है। इसको एज अ टोबैको की तरह, तंबाकू की तरह स्कॉटलैंड में खाया जाता है। डी सही उत्तर है। चलिए इतनी चीजें हो गई। 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना था। अकॉर्डिंग टू द 2011 census, what is the sex ratio of children in the age group of 0 to 6 years at the national level? 927, 933, 919 या 943। तो यहाँ पे लिंगानुपात की बात की गई है और 0 to 6 एज ग्रुप की बात की गई है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या है, जो सी है वो आपका सही उत्तर है, 919, ठीक है। 29 क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय संविधान का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमको विचार करना विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, करेक्ट पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिक तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 15 की बात की गई है, इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन एंड द फॉरेनर्स। दूसरा दिया गया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 जो है वो केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। आर्टिकल 16 जो है इट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। कानून के समक्ष समानता केवल भारत के ही नागरिक को प्राप्त है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट यहाँ पे बोला गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे खाली आपका दूसरा सही है, दूसरा, तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए जब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 16 में हमने किसकी बात की है, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की है ना, कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो और जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट किसको दी जाएगी, भारत के नागरिकों को दी जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपका लिखा था, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप इसको पढ़ भी लीजिए हिंदी में भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लोक नियोजन के विषय में अफसर की, ठीक है, में अफसर की समानता यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, इसीलिए 2 आपका सही है। जो 15वां आपका
आर्टिकल दिया गया है उसमें हमने धर्म, मूल वंश, जाति, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिबंध किया है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ये वाला है ना। तो ये आपके केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न में आपके भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों की बात की गई थी, तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है। और 14वां आपको पता है जिसमें कि हमने क्या बोला है, राइट टू इक्वालिटी की। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपके नागरिक और विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त है। 30वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में 2 वक्तव्य कथन तथा कारण दिए गए हैं, निम्नलिखित कूट की सहायता से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। बहुत ही बड़ा प्रश्न है, एक बार इसको पॉज करके पढ़िएगा। मंत्रिपरिषद की बात की गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है और बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। कोई भी सर्टेन आपका टेन्योर नहीं होता, टर्म फिक्स नहीं होता है। दूसरा दिया गया है, मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन द एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज इट हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। तो मैं आपको बता दूं दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 2 हम पढ़ते हैं कि लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल का होता है, लेकिन यहां पर आपका क्या पूछा गया है, देखिए जरा 1 मिनट। यहां पर आपका ये जो स्टेटमेंट है कहीं पे संविधान में ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि याद करिए मैंने आपको बताया था इसमें चेंजेस भी किए गए थे, पहले 6 साल था फिर इसको 5 साल कर दिया गया। तो बोथ द स्टेटमेंट आर राइट, ए जो है वो आपका सही है, ठीक है। अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अगर वो कॉन्फिडेंस खो दे तो उस कंडीशन में पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है, ये सब चीजें आपको पता होगी। अब देखिए 31वां क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश व गोवा की लोकसभा सीटों का योग निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा सीटों के बराबर है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, कि पंजाब के, कि सिक्किम के। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। कैसे है ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और गोवा दोनों जगह आपकी 2-2 सीटें हैं और इन 2 को आप ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 4 आपके कहां सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए हमने आंसर क्या लगाया था, 4th। समझ में आ गया होगा आपको। यहां पे सीटों की संख्या दी गई है। पीसीएस में यहां से कई बार प्रश्न बने हैं, आने वाले समय में यहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको रट लीजिएगा, ठीक है। यहां पे आपको इसको रटना ही पड़ेगा, तो इसको रट लीजिएगा। एक एक को मैं पढ़ नहीं रही हूं, समय इतना नहीं बर्बाद करते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में किस राज्य में हुई थी। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफिस जो था वो किस स्टेट में फॉर्म किया गया था, ये प्रश्न है, ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। यहां पे सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए जो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय था उसकी स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी, उसके बाद 1973 में बिहार में की गई और 1975 में आपके उत्तर प्रदेश में की गई थी। यहां पे चीजें लिखी भी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। 33वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है संविधान की अनुसूची के विषय में। शेड्यूल्स की बात की गई है और पूछा गया है कि कौन सा आपका सुमेलित सही सुमेलित है। देखिए फिर गड़बड़ हुआ ना, यही मैं आपसे कहती हूं पेपर में भी आप सही और गलत देख लिया करिए। यहां पे करेक्ट बोला गया है, मतलब जो बाकी 3 है वो आपके गलत सुमेलित है। तो पहला आपका दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में पहली सूची में राज्य व संघ राज क्षेत्र की बात की गई है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, एकदम सही, पहला ही आपका सही है, ठीक है। 8वें में शपथ व प्रतिज्ञान की बात की गई है, नहीं। 10वें में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है, नहीं। 12वीं में दल बदल की बात नहीं की गई है। अब यहां पर देख लीजिए, हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया, 12वीं जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 12वीं के पहले 11 जो है वो आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 12वीं की जब हम बात करेंगे 12वीं शेड्यूल जो कि म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, वो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं आपके, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। 10 की जब हम बात करते हैं तो ये आपका किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से, दल बदल संबंधी है, ठीक है।
9वीं आपका किससे है? संपत्ति के अधिकार से, ठीक है। फिर 8वीं जो है इसमें 22 भाषाओं का, लैंग्वेजेस का उल्लेख किया गया है। 7वीं जो है, जो 7th है, उसमें लिस्ट की बात की गई है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? संघ, राज्य व समवर्ती सूची। और बाकी ये आप पढ़िए। यहां पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, बस देखिए, ये 6वीं अनुसूची जो 6th वाली, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी आप 6वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बोला गया है। पेपर में क्या दिया रहता है? 6वीं अनुसूची में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, ठीक है, और उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को नाम दे देते हैं और बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप नहीं कंफ्यूज होंगे। दो, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की है, नो मनी इन एटीएम, ठीक है। तो यहां पे आप क्या याद रखेंगे? मणिपुर नहीं है। कौन कौन है? असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। नो मनी इन एटीएम, मणिपुर 6वीं अनुसूची में नहीं है। याद रखिएगा क्लास, यहां से प्रश्न बना है, बनेगा भी कंफ्यूज करने के लिए। अगला हम देखते हैं 34वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1, सूची 2 दिया गया है, ठीक है। यहां पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, फिर आपको कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ग्रांट्स की बात की गई है, फिर संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, फिर वित्त आयोग की बात की गई है। वित्त आयोग तो सभी को पता है कि वित्त आयोग आपका कब हो गया? फाइनेंस कमीशन 280, ठीक है। देखिए डी सब आपका दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो 338 है, तो ए का सेकंड आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू द स्टेट, ये 275 हो गया। जो अनुदान की बात की गई है वो 275 में, तो बी का 3rd और सी का क्या हो गया? 1 हो गया। तो सही उत्तर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 35वां प्रश्न। हल्दी का वनस्पतिक नाम क्या है? बोटेनिकल नेम ऑफ टर्मरिक की बात की गई है। कुरकुमा डोमेस्टिका जो है, कुरकुमा डोमेस्टिका जो है वो हल्दी का नाम है, ठीक है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली किस जनजाति के लोग मुख्यतः इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, ठीक है। विच ट्राइब्स फाउंड इन द उत्तर प्रदेश प्रीडोमिनेंटली फॉलो द रिलीजियन इस्लाम? पहला आपको थारू दिया गया है, फिर आपको माहीगीर दिया गया है, गोंड दिया गया और इसमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि जो माहीगीर आपकी जनजाति है, ट्राइब्स है, ये इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। अब यहां पर क्लास, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां से यूपी स्पेशल के प्रश्न बनते हैं, बनेंगे भी, पूरी संभावना है। जब भी हम खरवार की बात करते हैं, ठीक है, खरवार या खैरवार, तो ये आपके देवरिया, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर जिले में पाए जाते हैं। गोंड, धुरिया, ओझा, ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, इधर के रीजन में। पहरिया जो है वो सोनभद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बैगा सोनभद्र, याद रखिएगा। चेरो आपका सोनभद्र, चंदौली, ठीक है। बुइया, बुनिया सोनभद्र, अगरिया सोनभद्र, पठारी सोनभद्र, बुक्सा बिजनौर और पनिका आपका सोनभद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न यहां से बनता है। 37वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत में जैव मंडल रिजर्व का कार्यक्रम का आरंभ 1986 में किया गया था। द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1986। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट अरे 37 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम का आरंभ 1986 में किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1986। दूसरा, भारत का पहला वन अधिनियम कार्यक्रम 1972 में पारित किया गया। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1972। थर्ड दिया गया है हरित
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 1952 में की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952। और पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं जो पहला दूसरा है वो आपका एकदम सही है। जो तीसरा है जहां पे एनजीटी की बात की गई है वहां पे आपके 1952 ईयर दिया गया है, ये 1952 नहीं, ये 2010 होगा। तो यहां पे करेक्ट पूछा गया था, इसलिए आपका ए जो है वो सही उत्तर होगा। याद रखिएगा पहला फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1972 में आया था, और 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, जिसको कि हम वन जीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1986 में आया। 1986 में आपका और क्या आया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ईपीए आया है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा 1986। और आप क्या रखेंगे, जब हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम की बात करते हैं, ये कब आया है, 2002 में। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजीटी याद रखिएगा, ये क्या होगा, 2010। इतनी चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली। यहां पे देख लीजिए क्लास, हम जब जल अधिनियम की बात करेंगे 1974, फिर उसके बाद जल उपकर अधिनियम 1972, एयर एक्ट 1980, एनजीटी जो आपका पर्यावरण अधिनियम है 1986 में। लेकिन ये आपका यहां पर आप देखेंगे जब हम एनजीटी की बात करते हैं, यहां पे देखिए एनजीटी ट्रिब्यूनल की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वर्ष 2020 में हुई। ये चीज आप याद रखेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम 2002, मैंने इतनी चीजें आपको बता दी यहां पर। अब हम 38 क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी भारत में पाई जाने वाली पौधों की संकटग्रस्त प्रजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की गई है। इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द प्लांट, तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, रेडोडेंड्रॉन, ठीक है, फिर आपको दिया गया रवाल्फिया, फिर आपको सरपेंटाइना चंदन और उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो डी है ये सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट है। डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 39वां क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों के संबंध में जनगणना 2011 का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। With reference to the census 2011, consider the following statement regarding the scheduled tribes. पहला स्टेटमेंट दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, द नंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया इज 8.6% of the total population of the country. Population 8.6% थी। दूसरा, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया। और आखिरी दिया गया 2011 में अनुसूचित जनजाति की लिंगानुपात 990 था। द सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन 2011 इज 990। पूछा गया कौन सा सही है, तो मैं आपको बता दूं शेड्यूल्ड ट्राइब का जो परसेंटेज है वो 8.6 ही है। ठीक है, सेक्स रेशियो जो शेड्यूल्ड ट्राइब में है वो 990 ही है, 990 ही है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो उत्तर प्रदेश में नहीं, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहां पे आपका सही क्या हो जाएगा, खाली 1 और 3, 2 में मध्य प्रदेश होना चाहिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, बहुत लंबी क्लास है। आखिरी प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। द स्टेट विद द मोस्ट रूरल पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश। दूसरा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य उड़ीसा है। द स्टेट विद द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज की बात की गई, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज, ये आपका उड़ीसा में है। तीसरा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। द स्टेट विद द लीस्ट रूरल पॉपुलेशन इज सिक्किम। और आखिरी आपका दिया गया सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। द स्टेट विद द मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज महाराष्ट्र। तो मैं आपको बता दूं यहां पे बोला गया था नॉट करेक्ट, इस वजह से बी जो है वो हो जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन उड़ीसा में नहीं है आपकी, वो है हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है, ये याद रखिएगा। वहां पे उड़ीसा दिया गया है, वो कहां पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और सारी स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए गए हैं वो आपके सही हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्लास पसंद आई हो, जो फैक्ट्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो फैक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो और आपको खुद ये रियलाइज हो रहा होगा ये जो प्रश्न है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के लिए, तो एक भी क्लास मिस मत करिए, नोट्स बनाते चलिए, ये आपको बहुत मदद करेगा आपके जिस दिन आपका मेन पेपर होगा उस दिन। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए और क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।